नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार को लेकर राजनीतिक अटकलें तेज है। इन अटकलों के बीच जहां बीजेपी के नेता दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं, वहीं सत्ताधारी दल भी चुनाव आयोग के नोटिस के बाद जवाब देने की तैयारी में जुट गई है। ऐसे में आंकड़ों के चश्मे से हकीकत को समझने की जरूरत है, तभी इसका आकलन लगाया जा सकता है कि हेमंत सोरेन सरकार रहेगी या फिर वाकई जाएगी। खदान लीज मामले में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की सांस अटकती हुई नजर आ रही है। एक तरफ चुनाव आयोग ने नोटिस से राजनीतिक हलचल तेज कर दी, तो दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं के दिल्ली दौरे से कई नेताओं के मन में लड्डू फूट रहे हैं। बीजेपी की जुबान पर हेमंत सोरेन का इस्तीफा और सरकार की विदाई के गीत के अलावे कुछ भी नहीं है, बस चुनाव आयोग के फरमान का इंतजार किया जा रहा है। प्रेजेंटेशन दे दिया था गवर्नर को, और हम झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरह नहीं है कि अगर हमने कोई दस्तावेज सौंपे आरोप लगाए तो अब पब्लिक फोरम में क्लीन चिट देने का काम करेंगे। जैसे अदालत में भी विचाराधीन मामला है, अब उस पर ये क्लीन चिट दे रहे हैं मुख्यमंत्री को। हमने महामहिम से अपनी शिकायत दर्ज की थी, महामहिम ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था, तो हम इंतजार कर रहे थे। हमारा संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास है, इसलिए हम जहां हमने शिकायत की उसके बाहर एक नया एजेंडा सेट करके किसी को दोषी और क्लीन चिट देने का कार्य, ये भाजपा की संस्कृति में नहीं है। रांची के अनगढ़ा में पत्थर खदान लीज मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 10 मई तक जवाब देना है। लीज से संबंधित ठोस जवाब की तैयारी में सरकार और जेएमएम दोनों जुट गई है, लेकिन इस बीच जेएमएम ने बड़ा सवाल उठा दिया है। जेएमएम का कहना है कि बीजेपी के जल्दबाजी सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने की समझ में आती है, पर चुनाव आयोग की जल्दबाजी से सवाल जरूर उठ रहे हैं। इस बात से इस राज्य और पूरे देश की जनता वाकिफ है कि जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य नहीं है, वहां पर किस तरह से केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी वहां की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। और उसी में एक कदम हम इसको भी मानते हैं। आयोग का नोटिस हम लोगों को प्राप्त हुआ है, निश्चित रूप से उसका जवाब समय पर हम लोग देंगे। किसी भी सरकार का बनना या गिरना आंकड़ों पर टिका होता है। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार को बने रहने के लिए 41 विधायकों की जरूरत है। मौजूदा सत्ताधारी दल के विधायकों की संख्या पर अगर गौर करें तो जेएमएम विधायकों की संख्या 30 है, कांग्रेस 17, प्रदीप यादव को जोड़कर और आरजेडी 1, सरकार को समर्थन दे रही माले भी 1, यानी कि सत्ताधारी दल के विधायकों की संख्या 49 है। मतलब बहुमत के आंकड़े से कई ज्यादा। अगर आप बीजेपी की संख्या बल पर गौर करें तो बीजेपी 26, बाबूलाल मरांडी को जोड़कर आजसू 2, निर्दलीय 2, एनसीपी 1। बदलते हुए राजनीतिक हालात में सबकी निगाहें कांग्रेस विधायकों पर टिकी है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि कांग्रेस के विधायक एकजुट हैं, लेकिन इससे गठबंधन या झारखंड में गठबंधन की सरकार को किसी प्रकार का खतरा नहीं है। ये भ्रामक प्रचार मीडिया के माध्यम से आप सब जानते हैं कि देश में जहां जहां गैर भाजपाई सरकार है, वहां पर एक मुहिम से चली हुई है पिछले दिनों की लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आई हुई सरकारों को इस प्रकार से अस्थिर किया जाए। झारखंड की राजनीति के लिए अगले कुछ दिन बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव आयोग की नोटिस का क्या जवाब देने वाले हैं, तब तक सियासी शोर लगातार जारी है। और झारखंड पंचायत चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इस बीच ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा आदेश आया। कोर्ट के आदेश के मुताबिक पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण दिए जाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। यानी साफ हो गया है कि झारखंड में पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा। दरअसल गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की ओर से ओबीसी को आरक्षण दिए जाने की याचिका दायर की गई थी।
पूरे मामले पर झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि हम फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन राज्य की सरकार को चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होने के पहले एक आयोग गठित करना चाहिए था। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हम सम्मान करते हैं, लेकिन साथ साथ राज्य की सरकार को जब चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होने के पहले वहाँ पर एक आयोग गठित करना चाहिए था राज्य की सरकार को, हेमंत सोरेन जी की सरकार को, जो पिछड़ी जातियों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सर्वेक्षण करता और साथ ही साथ उसके अनुसार रिजर्वेशन पिछड़े समाज को मिलता। लेकिन दुर्भाग्य से राज्य की सरकार ये कर नहीं पाई। झारखंड में 4 चरणों में पंचायत चुनाव तय है। पहले चरण का चुनाव 14 मई को है, दूसरे चरण का चुनाव 19 मई, तीसरे चरण का चुनाव 24 मई और चौथे चरण का चुनाव 27 मई को होना है। पंचायत चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर स्थिति को साफ कर दिया, यानी चुनाव में आरक्षण की स्थिति पहले की तरह ही बनी रहेगी। दिल्ली से सुशील पांडे के साथ अमितेश कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और झारखंड के लिए एक अच्छी और बड़ी खबर है। सुशांत कुमार मिश्रा को आईपीएल के लिए बुलावा आया है। झारखंड के रणजी प्लेयर सुशांत कुमार मिश्रा को सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से ये बुलावा आया है। बतौर 30 गेंदबाज उन्हें इस टीम में शामिल किया गया। सुशांत आईपीएल खेलने के लिए आज ही रांची से रवाना हुए हैं। अंडर 19 विश्व कप में भी सुशांत पहले खेल चुके हैं, तो झारखंड वासियों के लिए ये बड़े ही गौरव की बात होगी कि झारखंड का एक और बेटा महेंद्र सिंह धोनी के बाद सुशांत कुमार मिश्रा भी अब सनराइजर्स हैदराबाद में बतौर 30 गेंदबाज उन्हें शामिल किया गया है। आईपीएल 2022 का रोमांच चरम पर है और तकरीबन टूर्नामेंट का 70% सफर भी पूरा हो चुका है। 30% सफर बाकी है। सफर के इसी बीच में झारखंड के एक खिलाड़ी को, जो कि रांची से ताल्लुक रखते हैं, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, उन्हें आईपीएल के लिए बुलावाया है। नाम क्या है उनका? सुशांत मिश्रा। सुशांत सिंह जो इस बार बुलाए गए हैं, कैसा खेलते हैं? ये वो बहुत ही अच्छा करेंगे। इस बार टीम में जाएंगे तो सारा बैट्समैन का छक्का छुड़ा देंगे और बहुत ही अच्छा बॉलिंग करेंगे और उनका मेहनत जो है उनका बहुत अच्छा हुआ, सफल हुआ। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज सुशांत कुमार मिश्रा को आईपीएल ने बुलावाया है सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से। ये जो अचानक बीच में बुलावा, अचानक एक प्लेयर इंजर्ड हुआ है, उसके जगह पे सुशांत का कॉल आया है। तो बेस प्राइस पे है। बेस प्राइस पर, हाँ। तो बेस प्राइस से बुलावा आया, तो सुशांत की खासियत क्या है गेंदबाजी में? लेफ्ट हैंडेड पेस बॉलर हैं। इसके पहले वो झारखंड के लिए अंडर 16, 19, 23 इस साल रणजी ट्रॉफी टीम में थे। इसके पहले 19 वर्ल्ड कप इंडिया रिप्रेजेंट कर चुके हैं वो। सुशांत जब शामिल होंगे तो कितना फर्क आएगा? बहुत फर्क आएगा। जीतेंगे, हर मैच जीतेंगे। हर मैच जीतेंगे? हाँ। सुशांत क्या करेगा? हैट्रिक लेंगे। पूरा भरोसा उन पर, हैट्रिक लेंगे और मैच जिताएंगे सनराइजर्स को। तो हैट्रिक लेंगे, मैच जिताएंगे। सुशांत कुमार मिश्रा आज रांची से रवाना भी हो चुके हैं मुंबई के लिए। यहाँ के खिलाड़ियों को उम्मीद है कि जब टीम के लिए उतरेंगे खेलने के लिए तो कई बल्लेबाजों को अशांत कर देंगे। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और रांची के गोंदा थाने का आजसू महानगर मोर्चा ने घेराव किया और जमकर बवाल काटा। पुलिस के द्वारा काफी समझाने बुझाने के बाद आजसू पार्टी के कार्यकर्ता शांत हुए। दरअसल गोंदा थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया था, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि पुलिस दुष्कर्म की कोशिश में छेड़खानी की धारा लगाकर मामले की लीपापोती करने का काम कर रही है और इसी को लेकर थाने का घेराव भी किया गया। शाम के टाइम वो धक्का मार के निकाला गया, वहीं लाल आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। खूंटी में पीएलएफआई के कमांडर लाका पाहन को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। दर्जनों मामले में वांटेड लाका कितना कुख्यात था, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। खूंटी में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है।
प्रतिबंधित नक्सली संगठन PLFI के रीजनल कमेटी सचिव लाका पाहन को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। मंगलवार रात मुरहू थाना क्षेत्र के कोटा गांव के पास छऊ नृत्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन था, जिसमें शामिल होने लाका पाहन अपने साथियों के साथ आया था। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और फिर मुठभेड़ में लाका को मौत की नींद सुला दिया गया। लाका पाहन पर 45 से अधिक केस दर्ज थे। 5 लाख का इनाम घोषित करने का भी प्रस्ताव था। हत्या, लूट, अपहरण, पुलिस पर हमले सहित कई मामलों में ये वांटेड था। ये PLFI का जो लाका पाहन था, जो कि पूर्व में सब जोनल कमांडर था, हाल के जो रिसेंट पर्चे मिले हैं उसमें वो रीजनल कमेटी लिखता था अपने आप को। तो इसका पुलिस मुठभेड़ में कोटा गांव है, बनगांव, ये मुरहू थाना अंतर्गत, यहाँ पे पुलिस मुठभेड़ में उसका इनकाउंटर हुआ है। अभी जो है हम लोग एरिया को सर्च कर रहे हैं और जो भी फर्दर अपडेट होगा वो हम लोग प्रेस को ब्रीफिंग के दौरान देंगे। इस पर लगभग 45 से के आसपास केस होगा, 45-50 केस के आसपास लगभग है विभिन्न जिलों में। हम लोग के जिले में भी लगभग 40 केस के आसपास जो है वो लाका पाहन के ऊपर है। लाका पाहन को पहले भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 2020 में जेल से बाहर आने के बाद उसे संगठन को बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बीते कई महीनों से सुरक्षा बलों को उसकी तलाश थी, लेकिन आखिरकार उसे मुठभेड़ में मार गिराया गया। फिलहाल पुलिस इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। न्यूज़ 18 के लिए खूंटी से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और कोयलांचल धनबाद में अपराधियों की धमकी से आम से लेकर खास तक सभी परेशान हैं। हालात ऐसे, एक प्राइवेट क्लिनिक के डॉक्टर से 1 करोड़ रुपए के साथ 5 लाख रुपए हर महीने की रंगदारी की धमकी मिली है और नहीं देने पर अंजाम भुगतने की भी धमकी दी गई। अब परेशान डॉक्टर ने प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई। कोयलांचल धनबाद में रंगदारों का आतंक। 1 करोड़ के अलावा हर महीने 5 लाख की फिरौती। परेशान डॉक्टर ने प्रशासन से लगाई सुरक्षा की गुहार। धनबाद में रंगदार बेखौफ हो चुके हैं, तभी तो बदमाश खुलेआम फिरौती मांग रहे हैं और नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी देते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है शहर के बैंक मोड़ मटकुरिया रोड स्थित एक प्राइवेट क्लिनिक के संचालक से जुड़ा। डॉक्टर समीर कुमार को बदमाशों ने धमकी दी है कि यदि 1 करोड़ रुपए कैश और हर महीने 5 लाख रुपए की फिरौती नहीं दी तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। डॉक्टर समीर कुमार से गैंगस्टर अमन सिंह गैंग के छोटू सिंह ने रंगदारी मांगी है। इससे पहले भी कुख्यात अमन सिंह पर रंगदारी मांगने के आरोप लग चुके हैं। अपराधियों की ओर से लगातार रंगदारी की डिमांड से परेशान डॉक्टर धनबाद छोड़ने को ही विवश हैं। इन्होंने प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। बस 1 करोड़ रुपए की और 5 लाख महीना की। अच्छा, इतने की औकात है क्या मेरी जो कि हम दे सकेंगे? अब 25 साल का यही सिला मिलना है तो यही सही, धनबाद शहर छोड़ना है तो छोड़ना है, अब क्या किया जाए। डॉक्टर समीर इसी जगह पर पिछले 25 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन शहर की बिगड़ती कानून व्यवस्था से परेशान एक चिकित्सक अब शहर छोड़ने तक की बात कर रहा है। अपराधियों की मनमर्जी से परेशान एक डॉक्टर यदि ऐसा कहता है तो क्या इसे कहते हैं दुरुस्त कानून व्यवस्था? क्या यही है सरकार और कोयलांचल की प्रशासनिक दावों की हकीकत? संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। वहीं झारखंड सरकार ने हीट वेव के चलते स्कूलों के समय में बदलाव किया था, जिसे वापस ले लिया गया है। अब सभी स्कूल पुराने समय यानी कि सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक ही खुलेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में गर्मी चरम पर है। हीट वेव से लोग परेशान हैं, जिसे देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया गया था, लेकिन 2 दिनों में ही स्कूल टाइमिंग में किए गए बदलाव को वापस ले लिया गया। अब सभी स्कूल पुराने समय के अनुसार सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खुले रहेंगे, जिससे बच्चों को दोपहर की भीषण गर्मी में स्कूल से घर आना पड़ता है। निर्मला देवी इस भीषण गर्मी में बच्चों को लेने आई है। सुनिए क्या कहती है। दिक्कत तो आती है, लू लग रहा है, लू चल रहा है। पहले तो ठीक लग रहा था, 2 दिन स्कूल 10:30 बजे कर दिया था। हम लोग को ठीक लग रहा था कि टाइम सही है,
और बच्चा भी ठीक था। और अभी तो बच्चा आ रहा है स्कूल से तो देख रहे हैं पूरा उदास और पूरा गर्मी से एकदम पसीना से भीग जाते हैं। 2 दिन तक स्कूल से सुबह 10:30 बजे छुट्टी हो जाती थी, जिससे बच्चों को गर्मी से काफी राहत मिल रही थी। लेकिन एक बार फिर से टाइमिंग में बदलाव से बच्चों के साथ साथ अभिभावक परेशान हैं। दलील है कि बच्चों की तबीयत खराब होने का खतरा रहता है, लू लगने का डर बना रहता है। बारिश 2 दिन पड़ा था ना, तो मौसम ठीक था, तो 10:30 बजे 12:30 बजे कर दिया है। अब फिर अभी 12:30 बजे हो गया है तो लू लग रहा है, बाबू सबके उल्टी हो रहा है, बहुत गर्मी पड़ रहा है। स्कूल से जब छुट्टी होने के बाद हम वहाँ से बच्चों को लेने आते हैं, तब तक में हम वहाँ घर पहुँचते तक 12 बज जाता है। हाँ, परेशानी बहुत दिक्कत होती है, गर्मी का मौसम भी है। 2 दिनों में ही स्कूल की टाइमिंग को क्यों बदल दिया गया, किसी को नहीं पता, लेकिन इससे बच्चे और अभिभावक परेशान हैं। रांची से संवाददाता कोमल बहल की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और गिरिडीह में गजराज के आतंक से कई गांव के लोग परेशान हैं। जंगल छोड़ हाथियों का झुंड गांव में प्रवेश कर गया है और गजराज घरों के साथ ही फसलों का भी नुकसान कर रहे हैं। गिरिडीह के सरिया प्रखंड में इन दिनों हाथियों का झुंड तबाही का दूसरा नाम बन गया है। जंगल को छोड़कर अब गजराज गांवों में प्रवेश कर चुके हैं। हाथियों का झुंड लगातार घरों को निशाना बना रहा है, फसलों को क्षति पहुंचा रहा है। इतना ही नहीं, नदी में बालू भर रहे ट्रैक्टर के पास भी हाथियों का झुंड पहुंच गया, जिसे देखते ही मजदूर भाग खड़े हुए। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन हाथियों पर नियंत्रण नहीं कर पाई। आए दिन सरिया क्षेत्र में हाथियों का तांडव जो है वो बढ़ता जा रहा है और वन विभाग के पदाधिकारी और सरकार इसकी अस्थायी समाधान निकाल नहीं पा रही है। ज्ञात हो कि विगत 6 वर्षों में लगभग 1 दर्जन लोगों का जान जा चुका है। कल रात में भी हाथियों का झुंड लगातार रिहायशी इलाकों में नुकसान पहुंचा रहा है। फसल के साथ ही जान माल का नुकसान हो रहा है। वन विभाग से इसकी शिकायत भी की गई है, लेकिन कार्रवाई के आश्वासनों के सिवाय स्थायी समाधान नहीं निकलने से ग्रामीण परेशान हैं। एजाज अहमद, न्यूज़ 18, गिरिडीह। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020।